गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पहले हमारे ऑफलाइन बैचेस चल रहे था, आपने देखा अपने क्लास 10 की, लेकिन कल से यानी 16 अप्रैल से आप सभी जानते हो कोरोना महामारी के कारण एक बार फिर से स्कूल कॉलेज वगैरह बंद कर दिए गए हैं। तो उसी को देखते हुए कि आपकी क्लासेस या आपकी पढ़ाई किसी रूप से रुके ना, तो उसी को कंटिन्यू रखते हुए हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो दोबारा से स्टार्ट की जा रही है। तो आज का जो हमारी क्लास है बीए पार्ट सेकंड के सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड जो पेपर है वो हमारा टेक्सटाइल का है, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल का है, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान के बारे में। तो आप सभी जानते हैं जैसे कि वस्त्र, सभी जानते हैं वस्त्र क्या होते हैं। वस्त्र है वो हमारी दूसरी मूलभूत आवश्यकता के अंतर्गत आता है। हमारी जो बेसिक 3 नीड्स हैं उन्हीं के अंतर्गत दूसरी जो मुख्य मूलभूत आवश्यकता है वो हमारी वस्त्र है। अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, वस्त्र सभी के लिए इम्पोर्टेंट। आदिकाल से ही आदि मानव था, पहले क्या होता था, आदि मानव बिना वस्त्रों के घूमता था। धीरे धीरे उसे सर्दी गर्मी मौसम के कारण उसने वस्त्रों को, उस टाइम पे वस्त्र नहीं थे तो वो छाल, पेड़ों की छाल होती थी, पेड़ों के पत्ते होते थे, उनके वस्त्र बना के उनको लपेटते थे अपने शरीर के चारों तरफ। फिर धीरे धीरे मानव ने विकास किया, तो उसके बाद उन्होंने जानवरों का शिकार करना शुरू किया। जानवरों का शिकार करके वो उनकी जो खाल होती थी उससे वो वस्त्र धारण करते थे और अपने आप को सर्दी गर्मी जो मौसम होता है उससे वो अपने आप को बचाते थे। धीरे धीरे मानव ने विकास किया और आज आप देखते हैं कि वस्त्र का एक अपना ही मुख्य स्थान है। बिना वस्त्रों के मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। वस्त्र हमारी आज से नहीं, प्राचीन काल से इसकी आवश्यकता है। आज पहले प्राकृतिक रेशे आए, धीरे धीरे मानव ने विकास किया, फिर उसने संश्लेषित यानी रासायनिक विधियों के द्वारा बहुत सारे रेशों का आविष्कार किया। धागा रेशे से धागे बनाए गए। इस प्रकार से आज आप देखते हो मार्केट में जाते हो, इतनी वैरायटी होती है कपड़ों की कि आप उनको, यहाँ तक कि जो वस्त्रों के बारे में जानकार होते हैं वो भी उनको एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि ये कौन सा रेशा है, कौन सा प्राकृतिक है या फिर ये संश्लेषित है, प्राकृतिक में ये कौन सा है। तो इस प्रकार से क्या है, रेशों के बारे में पता करना आजकल बड़ा मुश्किल हो गया है। मिलते जुलते काफ़ी सारे रेशों का आविष्कार किया गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि रेशे या वस्त्रों का मनुष्य के जीवन में अपना ही एक महत्वपूर्ण स्थान है। अंग्रेजी में एक कहावत है, क्लोथ्स मेक्स द मैन, यानी वस्त्र है वो क्या करते हैं, मनुष्य वस्त्रों से बना है। बहुत हद तक सच भी है। वस्त्रों का मानव पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बिना वस्त्रों के मानव एक थोड़े समय के लिए भी इमेजिन नहीं कर सकता है। प्राचीन काल में मानव सभ्यता ने विकास किया तो पहले चटाइयों को बुना गया, मनुष्य बुनी हुई चटाइयों का प्रयोग करता था, टोकरी चारपाई बनने लग गया। फिर उसने धीरे धीरे वस्त्रों को बुनना स्टार्ट किया। वस्त्रों के निर्माण रेशों से होता है। जो अब कहें कि वस्त्रों की सबसे छोटी जो इकाई है, यानी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वस्त्रों की सबसे छोटी इकाई, वस्त्रों की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई है वो क्या है, तंतु है। तंतु कहे या फिर रेशा कहे, ये हमारी वस्त्रों की सबसे छोटी इकाई है। तंतु के द्वारा किसका निर्माण होता है, तंतु के द्वारा धागा बनाया जाता है, धागे से फिर वस्त्र बनाया जाता है, धागे से वस्त्र बनाया जाता है और वस्त्रों से फिर क्या बनाया जाता है, वस्त्रों से परिधान बनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये, तो सबसे छोटी जो यूनिट
परिधान बनाए जाते हैं। 19वीं शताब्दी तक वस्त्रोपयोगी रेशे पेड़ पौधों तथा प्राणियों से प्राप्त किए जाते थे। धीरे धीरे रेशों को बटकर इनको ऐंठन देकर धागे का निर्माण किया गया और फिर उससे वस्त्र बुने गए और वस्त्रों से फिर क्या बनाए जाते हैं, परिधान बनाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार की काफ़ी सारी डिज़ाइनिंग करके उनको डेकोरेट करके अलग अलग प्रकार के वो परिधान है वो पहनने के लिए बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे रेशों में। अब बात करते हैं वस्त्रों का महत्व की बात करते हैं। वस्त्रों का क्या महत्व है, वस्त्र क्यों आवश्यक है, आप देखते हैं वस्त्र क्यों आवश्यक होते हैं। सबसे पहले शरीर आवरण के लिए, शरीर को ढकने के लिए वस्त्रों की आवश्यकता होती है। फिर दूसरा होता है मौसम से सुरक्षा के लिए। मौसम से सुरक्षा यानी बचाव है वो कौन करता है, वो वस्त्र ही करते हैं। शारीरिक सौंदर्य, वस्त्रों के द्वारा शारीरिक सौंदर्य को बढ़ावा मिलता है, सुंदरता को बढ़ावा मिलता है। व्यक्तित्व निर्माण में पर्सनैलिटी, आजकल आप देखते हैं वस्त्रों के द्वारा ही पर्सनैलिटी का निर्धारण किया जाता है। वस्त्रों से पता चल जाता है कि ये किस व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है। फिर जो वस्त्र होते हैं वो किस उपयोग में लाए जाते हैं, गृह सज्जा के लिए काम में लाए जाते हैं। गृह सज्जा को यानी घर को सुंदर बनाने के लिए वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं चाहे कुर्सी है, टेबल है, इनको कवर करने के लिए कर्टन्स हैं, पर्दे हैं, या फिर ड्रेपरीज हैं, और फिर उसके बाद में अपहोल्स्ट्रीज हैं यानी फर्नीचर को ढकने के लिए, ये सारे क्या है अपहोल्स्ट्री कहलाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है वस्त्रों की आवश्यकता होती है घर को सुंदर बनाने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं औद्योगिक उपयोग के लिए। औद्योगिक आजकल आप देखते हैं हर उद्योग में वस्त्रों की आवश्यकता होती है। उसके बाद में पहचान के रूप में व्यक्ति की पहचान है वो कपड़ों के द्वारा की जाती है कि ये क्या है। आप देखते हैं डॉक्टर है, डॉक्टर का कोट है, देख के उसके ड्रेस से पता लगा लेते हैं कि ये इसने वाइट कोट पहना है, इट मीन्स ये क्या है, एक डॉक्टर है। वाइट शर्ट है, ऊपर ब्लैक कोट है, तो हम पता लगा लेते हैं ये क्या है, एक वकील है। तो इस प्रकार से हम अलग अलग ड्रेसेस से व्यक्ति की पहचान जाते हैं, उसकी पहचान को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इसका जो व्यवसाय है वो क्या है या ये किस क्षेत्र में काम करता है। कार्य क्षमता बढ़ाने में, कार्य को करने के लिए हमें क्षमता चाहिए, तो उस वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए वस्त्रों की आवश्यकता होती है। सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए आप कहीं भी जाते हैं, आप चाहे शादी में जाए या किसी पार्टी में जाए, तो आप क्या करते हैं, सुंदर कपड़े पहनते हैं, तो वो हमारे सामाजिक प्रतिष्ठा के सूचक भी होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वस्त्र होते हैं वो हमारा मनोवैज्ञानिक सुरक्षा भी करते हैं। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा करते हैं, कैसे करते हैं, आप देखते हैं हमारे स्कूल कॉलेज में जैसे बच्चों ने आपके ग्रुप ने जो कपड़े पहने हैं, आप क्या कोशिश करते हैं कि मैं भी उनके जैसे कपड़े पहनूं। तो क्यों होता है, क्योंकि उससे क्या मिलता है, मनोवैज्ञानिक यानी कहें कि हमारे दिमाग को संतुष्टि मिलती है, हमें अच्छा लगता है कि हम अगर उनके जैसे कपड़े पहने तो हम अपने आप को अच्छे फील होता है। अगर हमारे कपड़े अच्छे नहीं होंगे, अपने ग्रुप के कपड़े हैं, आपके दोस्तों के कपड़े अच्छे होते हैं, तो आप क्या फील करते हो, अच्छा फील नहीं करते हो कि भी ये इसके कपड़े अच्छे हैं, मेरे अच्छे नहीं, तो आप उनके सामने जाने से बचते हैं। तो इस प्रकार से जो कपड़े हैं वो हमारा मनोवैज्ञानिक कार्य भी करते हैं। तो ये हो गई हमारे वस्त्रों के महत्व की बात। अब हम बात करते हैं कि वस्त्रों का, जब वस्त्र खरीदते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। वस्त्रों के अंदर क्या देखते हैं कि हम उसको खरीदने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले हम वस्त्रों को खरीदने जाते हैं तो उसके वस्त्रों के गुणों की बात करते हैं, वस्त्रोपयोगी रेशों के गुणों की बात करते हैं कि वस्त्र को खरीदने से पहले उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए।
कि वस्त्र बनाने से पहले, खरीदने से पहले नहीं, सॉरी, वस्त्र जब हम बनाते हैं तो वस्त्र बनाने की स्टेज पर भी क्या है, जब रेशे होते हैं, रेशे क्या है, सबसे पहले सबसे छोटी इकाई है, रेशों से धागे बनाए जाते हैं। तो इसी स्टेज पर क्या है, हम क्या देखते हैं कि जो वस्त्र है, रेशे हैं, उनके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो क्या कर सके, वस्त्रों के कार्य क्षमता को बढ़ा सके, वस्त्र अच्छे दिख सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्याप्त मजबूती की बात करते हैं, पर्याप्त मजबूती। अब कहेंगे पर्याप्त मजबूती क्या होती है। पर्याप्त मजबूती है कि जैसे जो रेशा है, रेशों की लंबाई के बारे में बात करते हैं कि रेशों के अंदर, सॉरी, पर्याप्त मजबूती में वस्त्रोपयोगी रेशों में पर्याप्त मजबूती अर्थात दृढ़ता का होना आवश्यक है। जब रेशा कमजोर होगा तो उसे जब रेशों से धागे बनाए जाते हैं तो वो बार बार टूट जाएंगे और उनसे रेशे बनाने धागे बनाने बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम रेशों की मजबूती की बात करते हैं कि जो रेशे हैं उनको में पर्याप्त मजबूती होनी चाहिए, ताकि उनको जो ट्विस्ट करते हैं, यानी जब उनको ऐंठन दी जाती है, बल दिया जाता है, तब वो क्या हो, बार बार टूटे ना। अगर बार बार टूटेगा तो उसके अंदर गांठें आ जाएंगी और उससे रेश कपड़ा है वो अच्छी किस्म का नहीं बनेगा और वस्त्र है वो लंबे समय तक नहीं चलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें संतोषजनक लंबाई, इसके अंदर क्या होनी चाहिए, लंबाई की बात करते हैं, यानी संतोषजनक लंबाई की बात करते हैं। रेशा है उसके अंदर दूसरा जो पॉइंट आता है कपड़े रेशे से धागे बनाने के लिए, उसके अंदर लंबाई की बात करते हैं। अब लंबाई में हम बात करें कि बहुत से रेशे ऐसे होते हैं कि छोटे होते हैं और कुछ रेशे लंबे होते हैं। जो लंबे रेशे होते हैं, लंबाई में भी क्या है, ये दो प्रकार के रेशे होते हैं। एक होते हैं स्टेपल फाइबर, स्टेपल फाइबर होते हैं, दूसरे होते हैं ये फिलामेंट फाइबर। अब बात करते हैं स्टेपल फाइबर क्या होते हैं, फिलामेंट फाइबर क्या होते हैं। इसे लंबाई में दो प्रकार से देखा जाता है। स्टेपल फाइबर वो होते हैं जो जिनकी लंबाई क्या होती है, इंचेस में मापी जाती है। ये हमारा क्या होता है, इंच का सिंबल होता है, जो ऐसे लगे होते हैं, यानी इसके एक के ऊपर ये लगा हुआ था, इंच का सिंबल है। अब क्या कहते हैं, जो रेशे लंबाई में छोटे होते हैं उनकी जो लंबाई है वो इंचेस में मेजर की जाती है, इंचेस में नापी जाती है। और जो रेशे जिनकी लंबाई मीटर में नापी जाती है वो फिलामेंट फाइबर कहलाते हैं। जो रेशे छोटे होते हैं उन्हें स्टेपल फाइबर कहा जाता है, उनकी लंबाई इंचेस में मापी जाती है। जो रेशे लंबाई में लंबे होते हैं उनको फिलामेंट फाइबर कहा जाता है और उनको मीटर्स में नापा जाता है। अब स्टेपल फाइबर के अंदर बात करते हैं कि जैसे कि सबसे अच्छा इसका उदाहरण है, जैसे कि कपास, कॉटन का रेशा सबसे नेचुरल फाइबर है, ये कपास का रेशा है वो नेचुरल फाइबर है। इसकी लंबाई आधा इंच से लेकर इसकी लंबाई मैक्सिमम 2.5 इंच तक होती है। अगर अपने इंडिया के कपास की बात करते हैं तो हमारे इसमें कपास का जो इसकी लंबाई जो होती है वो आधे इंच से, यानी मिनिमम जो इसकी लंबाई होती है, कम से कम इसकी लंबाई आधा इंच होती है और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी लंबाई 2.5 इंच तक होती है। अब इसमें एक सारे जितने भी नेचुरल फाइबर हैं वो स्टेपल फाइबर के अंतर्गत आते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। एक कौन सा फाइबर है, रेशम एक क्या है, फिलामेंट फाइबर है। रेशम एक फिलामेंट फाइबर है क्योंकि रेशम का रेशा लंबा होता है, इसकी जो लंबाई की गणना की जाती है वो मीटर में की जाती है। इसीलिए प्राकृतिक रेशों में रेशम को छोड़कर बाकी जितने भी रेशे हैं वो स्टेपल फाइबर के अंतर्गत आते हैं। फिलामेंट फाइबर का उदाहरण जितने भी संश्लेषित यानी रासायनिक रेशे हैं, कृत्रिम रेशे हैं, जितने भी कृत्रिम रेशे हैं वो फिलामेंट फाइबर होते हैं, क्योंकि उनकी लंबाई जो बनाने वाला है, मेकर्स है, उसके अकॉर्डिंग होता है। उसको जितनी लंबाई की आवश्यकता होती है वो उतनी ही लंबाई के
रेशम क्या है, एक फिलामेंट फाइबर है, क्योंकि इसकी लंबाई मीटर्स में होती है, ये लंबे होते हैं। तो ये हो गई हमारी लंबाई की बात। अब जो तीसरी बात करते हैं लंबाई के बाद होती है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब कहेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता क्यों होती है। जब आपने देखा होगा रेशों को, कोई भी रेशा है या आप कोई भी चीज पकड़ते हो उसको खींचते हो और उसको खींचकर वापस छोड़ देते हो तो वो पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। जैसे कि रबड़ को आप खींचते हो, रबड़ खींच जाता है, वापस जब आप उसको छोड़ देते हो तो वापस अपने शेप को ग्रहण कर लेता है। तो रेशों को खींचने के बाद पुनः अपनी आकृति को ग्रहण करना, तनाव तो क्या कहलाता है, वो रेशा, ये जो गुण कहलाता है वो लचीलापन का गुण कहलाता है, यानी कि वो फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। परंतु बहुत अधिक धागों को रेशों को खींच दिया जाए तो उनका लचीलापन समाप्त हो जाता है। कई बार आप देखते हो किसी को आवश्यकता से अधिक खींच लेते हैं या उसको खींचकर छोड़ देते हैं तो थोड़े समय के बाद में उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है। तो रेशों के अंदर क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। रेशों से धागे बनाते समय उन्हें ऐंठन देकर बटा जाता है तथा मजबूत धागे का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार वस्त्र बुनते समय धागों को बीम पर चढ़ाना पड़ता है और तब इन्हें क्या करना पड़ता है, ताने एवं बाने को खींच कर ताना जाता है। तो अगर इनके अंदर ये है, कई बार क्या होता है धागे को छोड़ना, झुकना, मोड़ना पड़ता है। इस प्रकार वस्त्र बुनते समय धागे होते हैं उनको काफी सारे झटके सहने पड़ते हैं। अगर वो झटकों को नहीं सह पाएंगे तो वस्त्र नहीं बन पाएंगे, इसीलिए उनके अंदर लचीलापन होना अति आवश्यक होता है। अगला जो पॉइंट है इसके अंदर, अगला जो गुण होता है वो होता है इसके अंदर बंधन क्षमता या आपस में सटने की क्षमता। अगला जो पॉइंट है वो हमारा चौथा है बंधन क्षमता या फिर कहें आपस में सटने की क्षमता। आपस में सटने की क्षमता। अब कहेंगे कि ये क्या होती है, बंधन क्षमता या आपस में सटने की जो क्षमता होती है वो क्यों होती है। देखो, रेशों को आपस में सटने का जो गुण है वो उसके अंदर होना चाहिए, यानी बंधन क्षमता। आपस में जब रेशे चिपक जाते हैं, आपस में एक दूसरे के चिपक जाते हैं तो वो क्या कहलाती है, बंधन क्षमता कहलाती है, यानी बंधन क्षमता का गुण कहलाता है। कपास के तंतु जबकि लंबाई में छोटे होते हैं परंतु क्या होते हैं, इनमें कुछ रेशों की लंबाई बिल्कुल आधी इंच से भी कम रहती है। साथ ही उनमें लचीलापन, प्रतिस्कंदता एवं प्रत्यास्था जैसे गुणों का भी अभाव होता है। साथ ही परंतु इनमें रेशों में क्या होता है, आपस में, कपास के रेशों में आपस में सटने का गुण होता है, उसी के कारण रेशों से धागा बनाना आसान होता है। अगर ये आपस में, जैसे कि आप कपास से बत्ती बनाते हो, कॉटन को लेते हो उससे बत्ती बनाते हो, इमेजिन करो कि अगर आप उससे बत्ती बना रहे हो और वो आपस में जुड़े ना और वो लूज रहे तो क्या आप उससे बना पाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। अब आप देखते हो उसको आप ऐसे ट्विस्ट करते हैं, ऐसे करते हैं आप उसको, कपास को या रुई को जब लेते हो तो बत्ती बनाने के लिए आप उसको ऐसे करते हो तो वो क्या कहलाते हैं, ट्विस्टिंग कहलाती है, यानी आप उसको क्या दे रहे हो, ऐंठन देते हो, बल देते हो। अगर वो आपस में चिपक जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, बंधन क्षमता कहलाती है, उसका ये क्वालिटी होती है। तो इसीलिए क्या होनी चाहिए, रेशों के अंदर बंधन क्षमता का गुण होना चाहिए, आपस में सटने का गुण होना चाहिए, ताकि उससे आसानी से वस्त्रों को, रेशों को धागे बनाए जा सके। अब अगला जो हमारा है वो है सूक्ष्मता एवं कोमलता की बात करते हैं। अगला पॉइंट है हम कोमलता की बात। अब आप ये तो सभी जानते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, हाथ लगा के देखते हैं, फील करके देखते हैं कि भी कैसा है। अगर कई बार आप देखते हो कपड़ा कैसा होता है, मलाई की तरह होता है, आपको लगता है वाह
कितना सॉफ्ट कपड़ा है, बड़ा अच्छा है। कई बार आप कपड़ा पहनते हो तो ऐसे लगता है जैसे गर्मियों के टाइम पे क्या देखते हैं कि ऐसा कपड़ा होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, पता ही ना चले कि हमने पहन भी रखा है। तो आप गर्मियों में कई कपड़े ऐसे होते हैं, पहनते हो और फील करते हो कि भी ऐसा, आज तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कपड़ा पहना ही नहीं, बिल्कुल लाइट लाइट फील हो रहा है, ना मुझे गर्मी लग रही है, ना किसी चीज़ का कोई आभास हो रहा है। तो वो क्या कहलाती है? सॉफ्टनेस कहलाती है। तो कपड़े को जब हम खरीदते हैं तो हम क्या देखते हैं? कोमलता भी देखते हैं। तो रेशों के अंदर कोमलता होना भी जरूरी है। अगर हम रेशो में ट्विस्ट आवश्यकता से अधिक दे देते हैं तो क्या हो जाता है? उसमें ट्विस्ट अधिक देने से, ऐंठन अधिक देने से उनकी सॉफ्टनेस जो होती है, कोमलता होती है, वो थोड़ी कम हो जाती है। और जितनी हम उसके अंदर कम ट्विस्ट देंगे तो वो रेशा ज़्यादा सॉफ्ट होगा। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, जो फील करते हैं और हमें अच्छा लगता है तो वो क्या कहलाती है? उस रेशे की कोमलता कहलाती है। कोमलता मोटे रेशे में, जो मोटे रेशे होते हैं उनसे क्या होते हैं? मोटे रेशे से मोटे कपड़े बनेंगे। मोटे कपड़े बनेंगे तो मतलब क्या है? उससे खुरदरे रुक्ष कपड़े बनेंगे और जिससे क्या होगा? हमारे स्किन को वो चुभेंगे। अगर वही हम पतले कपड़े, पतले धागे लेते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक फाइन धागे लेते हैं, उनसे हम कपड़े बनाते हैं तो उनसे जो कपड़े बनेंगे वो सॉफ्ट बनेंगे। तो यही क्या होती है? वस्त्रों की कोमलता निर्भर करती है। अगला आता है अवशोषकता। अवशोषकता होती है अब्जॉर्बेंसी, यानी किसको कहते हैं? अवशोषकता। रेशों के अंदर पानी को सोखना अवशोषकता कहलाती है। आप कई बार देखते हैं कपड़े को हम पानी के अंदर डालते हैं, बकेट में डालते, बाल्टी में डालते हैं तो कपड़ा कई बार क्या होता है? ऊपर ही ऊपर तैरता रहता है। जैसे कि नॉर्मली सिंथेटिक जो कपड़े होते हैं उन पर पानी जल्दी से अंदर अब्जॉर्ब नहीं करता, बहुत धीरे धीरे धीरे। और एक आप कॉटन का कपड़ा डालते हो और आप जैसे ही डालते हो तुरंत ही पूरा गीला हो जाता है। तो यही क्या कहलाती है? अवशोषकता कहलाती है। अब कहेंगे भी अवशोषकता कैसे काम आती है? अब आप देखते हो, आपने कई बार देखा है सर्दियों में हो या गर्मी हो, हम गर्मियों में क्या प्रेफर करते हैं? जैसे गर्मी है, आप कई बार देखते हैं गर्मी में पसीना आ जाता है तो कई कपड़े होते हैं हमारे स्किन के ऊपर चिपक जाते हैं और हम उनको बार बार छेड़ते रहते हैं और लूज करते हैं तो ये लगता है कि उसके अंदर से हवा निकले और वो स्किन पर चिपके ना। स्किन पर जितना कपड़ा चिपकेगा वो हमें क्या लगेगा? गर्मी का आभास देगा। अब आप देखते हो गर्मियों में हम कॉटन क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि कॉटन ही ऐसा है जिसको हम सर्दियों में भी पहन सकते हो और गर्मियों में तो है ही। अब गर्मियों में आप देखते हो गर्मियों में पसीना आता है, सभी को आता है, और पसीना आने के बाद में मेनली क्या होता है? आर्म होल्स पे होता है, आर्म होल जहाँ होती है वहाँ पर पसीना ज़्यादा आता है। अगर कॉटन या कपड़ा उसको अब्जॉर्ब नहीं करेगा तो हमें पसीने से चिपचिप होने लग जाएगी और गर्मी लगेगी। कॉटन को जैसे ही आप पहनते हो पसीना आता है लेकिन वो हवा के संपर्क में आते ही सूख जाता है। इससे हमें कॉटन होता है वो क्या लगता है? ठंडा महसूस होता है। तो रेशों के अंदर अवशोषकता का गुण होना भी अति आवश्यक होता है। अब इसके बाद हम अगला जो हमारी बात आती है वो आती है इसके अंदर प्रतिस्कंदता या प्रत्यास्था का गुण होता है। प्रतिस्कंदता या प्रत्यास्था। प्रतिस्कंदता या प्रतिस्कंदता किसे कहते हैं? देखो, प्रतिस्कंदता या प्रत्यास्था जो होती है वो क्या होती है? जैसे कि लचीलेपन की तरह वस्त्र में प्रत्यास्था और प्रतिस्कंदता का गुण होना अति आवश्यक होता है। रेशों का वह गुण जिसमें रेशों को दबाने के पश्चात उनको छोड़ दिया जाए तो वो पुनः अपने पूर्व आयतन को प्राप्त कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? प्रतिस्कंदता कहलाता है। आयतन में वापस शेप ग्रहण कर लेते हैं। आप देखते हो कि जैसे स्पंज है, स्पंज को आप पकड़ते हो और आप उसको छोड़ देते हो तो वो अपने आयतन को ऐसे कोई चीज़ को दबाते हो। रेशे है जैसे गोल होता है या कोई पाइप होती है, पाइप को आप ऐसे दबाते हो और उसको छोड़ देते हो, वो गोल होती है और वो वापस अपने आयतन को फैल जाती है जैसे ही छोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है? प्रतिस्कंदता का गुण कहलाता है। इसी प्रकार प्रत्यास्था किसे कहते हैं? ये तो हो गई प्रतिस्कंदता। लचीलापन एवं प्रतिस्कंदता की तरह रेशों में प्रत्यास्था का
गुण भी होना अनिवार्य है। जब रेशों को पर्याप्त प्रतिस्कंदता या प्रत्यास्था नहीं होगी तब उनसे धागे और वस्त्र निर्माण करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो प्रतिस्कंदता के गुण के कारण ही वस्त्रों में शीघ्रता से सिकुड़न आ जाती है। आप देखते हो कई कपड़े पहनते हैं, जैसे कि लिनन है, लिनन को आप जैसे ही पहनते हैं उनमें पहनने से पहले छोड़ो, जब हम प्रेस करते हैं उसको थोड़ा सा उसको उल्टा सीधा करके रख दिया तो उसमें तब की तभी सिकन आ जाती है, यानी रिंकल्स आ जाते हैं और उन रिंकल्स को दूर करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो वो किसके कारण होता है, वो प्रतिस्कंदता के कारण होता है, यानी उसके अंदर क्या है, प्रतिस्कंदता का अभाव होता है, तभी वो क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं कपड़े। तो इसीलिए वस्त्रों के अंदर प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्था दोनों का गुण होना चाहिए। जब तक जिन रेशे के अंदर प्रतिस्कंदता या प्रत्यास्था का गुण नहीं होता है तो वो क्या हो जाते हैं, कपड़े बनाना, उनसे रेशों से धागे बनाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बार बार रेशों को तानना पड़ता है बीम के ऊपर, तो क्या होता है, उनमें खिंचाव उत्पन्न होता है। अगर उनमें प्रतिस्कंदता या प्रत्यास्था का अभाव होगा तो वो क्या हो जाएंगे, रेशे बीच बीच में टूट जाएंगे और उनसे कपड़े, रेशे से धागे बनाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार से ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स की हमने बात की, वस्त्रों पे रेशों के गुणों की बात की। आज की क्लास के लिए इतना